कायानुसति का जो मतलब है, काया जमा अनु जमा सति। काया अर्थात शरीर, जो हमें अपने पूर्व कर्मों के आधार पर मिला है। तो ये शरीर बाकी बहुत सुंदर है, लेकिन जब आध्यात्मिक रूप से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा ये जन्म किस लिए हुआ है, हमने ये शरीर किस लिए पाया है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो सती है या जानकारी है, एक भौतिक रूप से और एक आध्यात्मिक रूप से, बाहर से भी और अंदर से भी, इसकी जो हम जागृति बढ़ाते हैं, इसकी जो हम पहरेदारी करते हैं, इसी का नाम है कायानुसति है। तो भगवान बुद्ध धम्मपद के अंदर क्रोध भग्गो आता है, उसमें गाथा नंबर 234 क्या कहती है। सही में अगर इसी गाथा को हमने समझ लिया और उसके अनुसार ही आचरण किया, तो मुझे लगता है फिर और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध वेणु वन में विहार कर रहे थे। और एक दिन क्या होता है कि 6 वर्गीय जो भिक्षु थे, खड़ाऊं पहर कर के इधर उधर आ जा रहे थे, खटखट की आवाज कर रहे थे, टहल रहे थे। भगवान बुद्ध ने उस खटखट की आवाज को सुना तो महास्थिविर आनंद को बुलाया और उनसे पूछा, आनंद, ये आवाज कहाँ से और किसकी आ रही है। तो महास्थिविर आनंद ने सब कुछ सच सच भगवान बुद्ध को बता दिया। और कई बार जाने अनजाने में हम भी ऐसा ही करते हैं, कहीं ध्यान साधना चल रही है तो वहां जागृत हो जाते हैं और हम भी कुछ न कुछ ऐसा करते हैं। आवाज आती है, आपने देखा होगा बोधन के उस रिट्रीट सेंटर में, साधना केंद्र में, जरा से अगर पेन भी गिर जाए ना तो उसकी आवाज आती है। तो हमें इस बारे में जागृत रहने के लिए भगवान बुद्ध क्या कहते हैं वहां पर, कायेन संभुता धीरा अथो वाचाय संभुता। कायेन संभुता धीरा अथो वाचाय संभुता, मनसा संभुता हित्वा ते वे सुपरिसंभुता। अर्थात जो धीरवान लोग हैं, धैर्यवान लोग हैं, स्मृतिवान लोग हैं, प्रज्ञावान लोग हैं, विवेकी पुरुष हैं, जो काया से संयत हैं, जो वाणी से संयत हैं और जो मन से संयत हैं, वे ही अच्छी तरह से सब प्रकार से संयत हैं। तो हमें क्या करना है, हमें शरीर से संयत रहना है, वाणी से संयत रहना है और मन से भी संयत रखना है। इस बात का हमें हमेशा सतत प्रयास करना है। कायानुसति का यही उद्देश्य है। तो पिछली बार हमने आपको बताया था, एक प्रवचन श्रृंखला शुरू की थी। ये जो शरीर है, ये जो नाशवान है, मृत्यु पर्यंत है, देखने में बहुत ही सुंदर है, आकर्षण का केंद्र बिंदु है ये। लेकिन जब इसको आध्यात्मिक रूप से देखते हैं तो इसमें से 32 प्रकार से गंदगी निकलती रहती है, 32 प्रकार से। और उनके हमने नाम भी बताए थे। उसमें से जो पहला है, जिसको हम केस कहते हैं, बाल कहते हैं, हेयर कहते हैं, इसके बारे में बताने का मैंने प्रयास किया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, कड़ी में कड़ी जोड़ करके आज मैं आगे आपको जो लोम है, नख है, दांत है, त्वचा है,
इसके बारे में बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो जो लोम है, ये प्राकृतिक रूप से बालों के ही एकदम समान नहीं होते हैं, काले भी नहीं होते हैं और सफेद भी नहीं होते हैं। वे रंग में भूरे होते हैं। बनावट से सिर से झुके हुए ताड़ की जड़ की जो बनावट है उस प्रकार के होते हैं। और दिशा से दोनों दोनों ही दिशाओं में होते हैं। अवकाश से यानी स्थान से, केशों के प्रतिष्ठित होने में, उनके स्थान तथा हाथ पैर के, जो हमारे हाथ की हथेलियां हैं और पैरों के जो तलबे हैं, इनको छोड़कर ये प्रायः पूरे ही शरीर पर होते हैं। परिच्छेद से शरीर को बेष्टित किए हुए ये चर्म में जो जूं हैं, सिर के बालों की जो लिच्छा है या लीक है, उसके बराबर प्रवेश करके प्रतिष्ठित हो नीचे अपनी जगह ऊपर आकाश की ओर, और तिरछे एक दूसरे से परिच्छिन्न है। दो लोम एक में नहीं है, यह उनका सभाग परिच्छेद है। विषभाग परिच्छेद केस के समान ही है। इसके बारे में हमने पहले केस का आ, सभाग परिच्छेद और विषभाग परिच्छेद के बारे में हमने बताया था। इस तरह से जो लोम है, हमारे हाथ की हथेलियां और पैरों के तलबे को छोड़कर लगभग पूरे शरीर पर ही लोम होते हैं। ये इनसे गंदगी निकलती है ना। अब हम आगे चलते, तीसरा है नख यानी कि नाखून, नेल। हमारे शरीर में 20 नाखून होते हैं, 5-5 हाथों में और 5-5 पैरों में, यानी 10 + 10 यानी 20। ये सभी रंग से सफेद हैं। बनावट से मछली की जो चोइयां हैं या जो उनकी जो सल्क है, शकलिका भी कहते हैं, कि बनावट के होते हैं। दिशा से पैर के जो नख हैं, पैरों के जो नाखून हैं, निचली दिशा में होते हैं, और हाथों के जो नाखून हैं शरीर की ऊपरी दिशा में होते हैं। इस प्रकार से दोनों ही तरफ हैं, ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं। अवकाश से अंगुलियों की अगली पीठों में प्रतिष्ठित होते हैं। परिच्छेद से दोनों दिशाओं में अंगुली के जो छोर का जो मांस है ना, भीतर अंगुली की पीठ के जो मांस है, बाहर तथा आगे की ओर और तिरछे एक दूसरे से परिच्छिन्न है, बिल्कुल किनारे पर होते हैं, ऊपरी की तरफ है। दो नख एक में नहीं है, एक अंगुली में दो नाखून नहीं होते। कहीं कहीं एक अंगुली में दो उंगलियां होती हैं तो वो बात अलग है, कहीं कहीं पर मिलेगा। एक उंगली में दो नाखून नहीं है, यह उनका सभाग परिच्छेद है। विषभाग परिच्छेद जो है वो केस के समान ही है। तो थोड़ा सा मैं बताऊं, इसका मतलब ये होता है, नाखून देखने में बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोग ऊपर पॉलिश भी करते हैं, कुछ लोग शौकीनी तरफ से लंबे लंबे रखाते भी हैं। लेकिन अगर जरा सा भी नाखून का टुकड़ा अगर आपके खाने में पड़ जाए और आपको दिख जाए, तो क्या आप उस खाना को पसंद करेंगे, उस खाना पसंद करेंगे? ये उनका विषभाग परिच्छेद है, नहीं करेंगे ना। अब आगे चलते हम, दांत। वैसे तो ऐसा कहा जाता है, ये जो दांत हैं, ये मनुष्य के शरीर में मुंह के अंदर ऊपरी जबड़े निचले जबड़े में 32 होते हैं। लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो ये सच नहीं है। 32 दांत किसी किसी के मुंह में होते हैं, अधिकतर 28 होते हैं आज की तारीख में, किसी किसी को होते हैं। वो 28 कैसे होते हैं? चार ऊपर चार नीचे, ये जो दांत है रदनक दांत कहलाते हैं, काटने लायक। जो भी हम काटते हैं तो आगे के दांतों से ही काटते हैं। कभी फल को पकड़िएगा, देखो आप कैसे काटते हैं, इधर से काटते हैं या इधर से काटते हैं, सामने से काटते हैं। तो 4-4 8 हो गए। साइड में जो है फाड़ने वाले दांत होते हैं,
इनको जो रदनक भी कह देते हैं। तो ये जो है दो इधर दो इधर दो इधर दो इधर, इस तरीके से 8 होते हैं। और किसी किसी के सिंगल सिंगल ही होता है, इस तरीके से ही होते हैं। और उसके बाद में अंदर की साइड में दो तरह के दांत होते हैं, चवर्णक और अन्न चवर्णक। ये 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर, यानी कि 12 होते हैं। इस ये पीसने वाले और चबाने वाले, इस तरीके से कुल मिलाकर के कहा तो जाता है 32 होते हैं, लेकिन सही में ये 32 नहीं होते हैं। आज की तारीख किसी किसी को होते हैं। ये जो 32 प्रकार की एक तरह से हड्डियां ही हैं, ये दांत भी हड्डी ही है। बेबी रंग से कैसे होते दांत? मिट्टी की पिंडी पर तरतीब से रखी हुई लौकी के बीज के समान होते हैं। बनावट इनकी सब अलग अलग अनेक प्रकार से होते हैं। उनकी निचली दांत की पंक्ति के बीच के जो 4 दांत हैं वो कैसे होते हैं? लौकी के बीज के आकार के। उनके दोनों पार्श्व में एक एक दांत, 2 जड़ और 2 नोक वाले गाड़ी के सिपाही की बनावट के होते हैं। उनके बाद 2 2 दांत, 3 जड़ और 3 नोक वाले होते हैं, जो हमने ऊपर अभी बताया है। तथा उसके बाद 2 2 दांत, यानी कि 4, 2 2 4 4 4 8। ये जो 4 नोक वाले होते हैं, इनकी 4 नोक होती हैं, भी ध्यान से देखना उनकी पीछे वालों की। ऊपरी पंक्ति में भी इस प्रकार के होते हैं, दिशा से ऊपरी दिशा में होते हैं, पंक्ति में भी इसी प्रकार से ऊपर और नीचे। अवकाश से दोनों ठुड्डी की हड्डियों में प्रतिष्ठित होते हैं। परिच्छेद से नीचे ठुड्डी की हवा में हड्डी में प्रतिष्ठित होने से अपनी जड़, ऊपर आकाश और तिरछे एक दूसरे से परिच्छिन्न होते हैं। तो दांत एक में नहीं होते हैं, अलग अलग हैं। यह उनका सभाग परिच्छेद है। और विस्भाग परिच्छेद केस के समान ही है, यानी कि दांत भी आपके अगर भोजन में पड़ जाए तो आप भोजन ग्रहण करना पसंद नहीं करेंगे। ये उसका विस्भाग परिच्छेद है। आगे चलते हम त्वचा, चमड़ी के त्वचा कहते हैं सारे शरीर को जो लपेटे हुए ऊपर से डेंट पेंट हुआ है, पेंटिंग है ये ऊपर रहने वाले चर्म यानी चमड़े को कहते हैं। उसके ऊपर काले पीले सांवले आदि रंग की छवि होती है। केवल वो पेंट होता है, जैसे दीवार के ऊपर पलस्तर के ऊपर पेंट होता है। पेंट हट जाए तो पलस्तर दिखता है, और पलस्तर हट जाए तो फिर क्या है? दीवार दिखती है। इसी तरह से अगर चमड़ी का पलस्तर हट जाए तो आप देखेंगे चमड़ी सफेद सफेद रंग की निकल आती है। कहीं पर चोट लगती है या छिलती है तो देखा होगा सफेद रंग की होती। चमड़ी हकीकत में सफेद रंग की होती है, वो चाहे फिर वो काले रंग का आदमी हो, चाहे पीले रंग का हो, नीले रंग का हो, कैसा भी हो। चमड़ी का रंग सबका एक ही होता है, सफेद ही होता है। वो ऊपर से केवल डेंटिंग पेंटिंग होती है। जो जैसे वायुमंडल में जैसे वायुमंडल में रहता है तो गर्मी जहां ज्यादा पड़ती देखा होगा, अधिकतर वहां के लोग काले होते हैं। और जहां ज्यादा सर्दी पड़ती है, यूरोप के लोग जो हैं आप देखिए वहां कैसे लोग होते हैं, सफेद होते हैं, गोरे होते हैं, ज्यादा ही गोरे होते हैं। और जहाँ सर्दी गर्मी दोनों होती, जैसे हमारा नॉर्थ इंडिया है, तो यहाँ न ज्यादा गोरे होते हैं और ना ज्यादा ही काले होते हैं। त्वचा का रंग ऊपरी जो पेंट है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन सही में त्वचा का जो रंग है, चमड़ी का रंग सबका एक ही होता है सफेद। ये सारे शरीर से भी एकत्र करने पर भी बैर की गुठली के बराबर होती है।
त्वचा रंग से कैसी होती है? सफेद होती है। उसका एक सफेद रंग होना एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। वो कहाँ पता चलता है? जब आग आग की लपटों में जब त्वचा ऊपर से झुलस जाती है तो देखा होगा ऊपर की सिकुड़ जाती है, नीचे का सफेद सफेद रंग दिखाई देने लग जाता है। बनावट से वह शरीर की बनावट का ही हिस्सा, यानी जैसा शरीर है त्वचा की बनावट उसी तरीके की होती है। अगर आदमी का कद लंबा है तो उसकी त्वचा लंबी होगी, अगर आदमी का कद छोटा है तो छोटी होगी। अगर उसका जो है फैलाव ज्यादा है, मोटा ज्यादा है, तो त्वचा का फैलाव भी वैसा ही होगा। यानी कि शरीर की बनावट के आकार की ही त्वचा होती है। विस्तार से पैर की उंगलियों का चमड़ा, पैर की उंगलियों के ऊपर जो चमड़ा होता है ऊपर से रेशम के कीड़े की थैली के बनावट का होता है। पैर की पीठ का चमड़ा बूट पुटबंद उपाहन की बनावट का होता है। नरहर का चमड़ा भात रखने के लिए बने हुए ताड़पत्र की बनावट का होता है। और जंघे का जो चमड़ा, जांग, हाई, जंघे का चमड़ा चावल से भरी हुई लंबी थैली यानी बोरी की आकार का होता है। पुट्ठे का चमड़ा पानी से भरे हुए झलछाके कपड़े की बनावट का होता है। पीठ का चमड़ा तख्ते पर छाए हुए चमड़े की बनावट का होता है। पेट का चमड़ा सारंगी की द्रोड़ी पर मड़े हुए चमड़े की बनावट का होता है। कई बार लोग जिसका पेट निकल आता तो कहते हैं क्या मटका जैसा पेट बना रखा है। किसी का थोड़ा सा लंबा सा दिखता तो कहते सारंगी जैसा पेट बना रखा है। उसी तरीके का होता है। छाती का चमड़ा प्रायः चौकोर होता है। दोनों बाहों का चमड़ा, बाजुओं का चमड़ा तूड़ी पर चढ़ाए हुए चमड़े की बनावट का होता है। हाथ की पीठ का चमड़ा छुरे की थैली के बनावट का होता है। और ये जो कंधे हैं, है ना, कंधे का जो चमड़ा है वो जो है कंघी की थैली की बनावट का होता है। मुख का चमड़ा बहुत से छेदों वाले कीड़ों के घोंसले की बनावट का होता है। मुंह का जो चमड़ा होता है, जैसे देखा होगा किसी पक्षी का जो घोंसला होता है उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, उसकी आकार का होता है। और जो सिर का चमड़ा होता है वो पात्र के रखने के थैली की बनावट के आकार का होता है, कटोरा टाइप का, है ना, जिसमें कुछ रखा जाता है। और आराम से समझना है तो जैसे कि नारियल का वो होता है, अंदर का भाग उसे आधा काट लिया जाए, हाँ, उसमें कुछ सामान भी रख लेते हैं कहीं कहीं। अब पहले हमने देखा है कुछ लोगों के पास भिक्षा पात्र नहीं होता तो वही लेके चल देते थे। त्वचा का विचार करने वाले योगी को, जो साधना करने वाले हैं कायानुसति का, उनके लिए ऊपरी ओंठ से लेकर ऊपर की ओर ज्ञान को भेजकर पहले मुख को घेरे हुए चमड़े का विचार करना चाहिए। उसके बाद ललाट की हड्डी के ऊपर जो चमड़ा चढ़ा हुआ है इसका विचार करना चाहिए। पहले मुख को घेरे हुए चमड़े का विचार करना चाहिए, फिर ललाट की हड्डी के ऊपर जो चमड़ा चढ़ा हुआ है इसका विचार करना चाहिए। उसके बाद थैले में रखे हुए पात्र और थैले के बीच हाथ के समान ही हड्डी और सिर के चमड़े के अंतर के ज्ञान को भेजकर, यानी अपनी प्रज्ञा की दृष्टि से उसको देखना चाहिए। उसके बाद कंधे के चमड़े को देखना चाहिए। उसके बाद अनुलोम और प्रतिलोम करके अभी जो जहां से शुरुआत की और जहां तक लास्ट में पहुंचे हैं वहां से फिर उल्टी दिशा में चलकर करना चाहिए। यानी कि उसके बाद सिर, माथा और ललाट के साथ में मुंह का,
यानी एक तरफ इधर से चलना और एक तरफ इधर को चलना, उल्टा चलना, ऐसे अनुलोम प्रतिलोम करके चमड़े को देखना चाहिए। उसी प्रकार बाएं हाथ के चमड़े को देखना चाहिए। उसके बाद पीठ के चमड़े का विचार करके अनुलोम और प्रतिलोम दाहिने पैर के चमड़े को देखना चाहिए। फिर उसके बाद उसी तरीके से बाएं पैर के चमड़े को देखना चाहिए। उसके बाद जो वस्ती है, यानी कि मूत्राशय है, पेट है, हृदय है, छाती है, गर्दन है, इनके चमड़ों का विचार करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। तब मर्दन के बाद, गर्दन है ना, गर्दन के बाद चमड़े के बाद में निचली हड्डी के चमड़े का विचार करना चाहिए। अधर ओठ के अंत ले जाकर समाप्त करना चाहिए, यानी अंत में फिर से भाई होठ पे आ जाना चाहिए। ऐसे स्थूल विचार करते हुए सूक्ष्म भी प्रकट होता है, यानी कि पूरी तरीके से देखने के बाद में चमड़ी को फिर से उसी जगह पा करके अनुलोम प्रतिलोम करके दोनों तरह से देखना चाहिए। अपने शरीर पर जो त्वचा का लेप है उसको, चमड़ी को देखना चाहिए। दिशा से ये दोनों दिशाओं में है, ऊपर भी है और नीचे भी है। अवकाश से सारे शरीर को इसने घेर रखा है, यानी पूरे शरीर को लेप रखा है। ये हड्डियों का जो नगर है, हड्डियों का ढांचा है, उसके ऊपर क्या है, मांसपेशियां हैं, और मांसपेशियों के ऊपर है त्वचा, और त्वचा के ऊपर क्या है, डेंट पेंट, जिससे हम, और कुछ लोग जो है उसको और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए ऊपर से डेंट पेंट लगाते हैं तरह तरह के। आप चिंतन कर सकते हो उसके बारे में। परिच्छेद से नीचे प्रतिष्ठित हुए तल और ऊपर आकाश से परिच्छिन्न घिरा हुआ है। यह इसका समभाग परिच्छेद है। और जो इसका जो विषभाग परिच्छेद है वो कैसा है, केस के तरह ही है। यानी कि ये जो चमड़ी है, देखने में कितनी भी अच्छी क्यों न हो, लेकिन अगर ये हमारे भोजन में जरा सी पड़ जाए तो फिर हम खाना ग्रहण नहीं करते हैं। या फिर कोई यूं खुजला कर के हमारे सामने और बैठा है, वो चाहे भले ही 2-4 फुट की दूरी पे बैठा हो, क्योंकि नाखूनों से वो शरीर के चमड़े के ऊपर की जो गंदगी उसके नाखून में आ रही है, मात्र उसको देखने के बाद में भी हमारा स्वभाव कैसा होता है, बदल जाता है। इसका चिंतन कर सकते हैं। तो अब मैं एक गाथा कह करके जरा बग्गो की, क्योंकि जरा बग्गो से शुरुआत की है यूबीएस गौतम जी ने, तो मैं उसी को ही बताना चाहूंगा। पश्य चितंग कतंग बिंबंग आरुकाये समुसितंग। पश्य चितम कतम बिंबम आरुकाये समुसितंग आतुरम बहो संकल्पं यस नथि ध्रुवं थीति। अर्थात इस विचित्र शरीर को देखो, इस विचित्र शरीर को देखो, ये व्रणों से युक्त है, फूला हुआ है, पीड़ित है, तथा अनेक संकल्पों से, बहुत सारे विचारों से, बहुत सारी मन्नतों से, बहुत सारी आकांक्षाओं से, बहुत सारी तृष्णाओं से ये युक्त है। ऐसी बहुत सारी आकांक्षाएं, शरीर से सांस निकल जाती लेकिन वो पूरी नहीं होती हैं। इसकी स्थिति कैसी है, अनित्य है। हमें इसको इस तरीके से देखना चाहिए, है ना। ये जो अपना शरीर है, इसका थोड़ा सा विचार हम कर सकते हैं। ये सुंदर रूप वाली जो काया है, प्रिय रूप वाली काया है, जिसको हम रोजाना शीशे में देखते हैं, निहारते हैं, और पता नहीं कैसे कैसे संकल्प विकल्पों से युक्त हो जाते हैं उस समय पर। ये हमारी प्रिय काया है। महंगे वस्त्रों से,
महंगे आभूषणों से सुसज्जित होती है। और ये शरीर भी कई तरह की बीमारियों से जो पीड़ा होती है उसको भोगता है। बुढ़ापे में जीर्ण शीर्ण काया दुखी होती है। मन में कई इच्छाएं आती हैं। परेशानियों संकल्पों से ये पीड़ित है। ये शरीर भी मृत्यु को प्राप्त होता है, नष्ट होता है। सब अनित्य है, सब नश्वर है। सही में ये जीवन बहुत ही दुर्लभ है। कितना ही दुर्बल दुर्लभ क्यों न हो, लेकिन ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस काया के रूप यौवन पर अहंकार करते हो, जो बहुत ही प्रिय है, उसे देखो, विवेक से देखो, प्रज्ञा से देखो, चिंतन करो, मनन करो। रक्त मांस मज्जा आदि से बना ये शरीर भी एक दिन यही मिट्टी में मिल जाना है। यह शरीर हर समय कई रोगों का घर है, कई इच्छाओं का घर है, कई तरह की वासनाओं का घर है, कई तरह की कामनाओं का घर है, कई तरह की तृष्णाओं का घर है। ये जन्म, शरीर, बुढ़ापा, मृत्यु सब है इसके अंदर। यह शरीर हर समय कई रोगों, इच्छाओं, कामनाओं से परेशान रहता है। रूप, धन, पद, प्रतिष्ठा, इतना कुछ पाने के बावजूद भी इस शरीर को सुख और शांति नहीं मिलती है। अतः दुख मुक्ति के लिए और परम सुख के लिए विचार करना चाहिए। फिर से जन्म लेकर शरीर को पाना और फिर बुढ़ापे में जाना, रोगों में जाना और मृत्यु तक कष्ट भोगने के लिए संसार चक्र से पार जाने का मार्ग ढूंढना है। निर्वाण के परम सुख को पाना है। जन्म मरण के भव चक्र से पार होना है। जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इससे पार होना है। और इसीलिए कायानुसति हम अभ्यास करते हैं और यही इसका उद्देश्य है। हमें इस बात को ध्यान रखना है। इस कायानुसति का उद्देश्य क्या है? ये शरीर नश्वर है, नाशवान है। इसका अंतिम सत्य मृत्यु है। इसलिए जब तक इस शरीर में सांस है, देरी ना करो, देरी ना करो। परम सुख के लिए, कल्याण के लिए, निब्बाण को प्राप्त करना है, परम सुख को प्राप्त करना है। यही कायानुसति का उद्देश्य है। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे सुन लिया। मैं मन की गहराइयों से आप सभी का साधुवाद करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय। धम्म मित्र, यूबीएस, गौतम।